पहला सवाल है, वाक़ई इसकी ज़रूरत भी थी। ईरान में एक बहुत पाकीज़ा जवान शहीद हुए, मोहसिन नाम करके, और बड़ी मज़लूमियत के आलम में वो शहीद हुए, और वो रिकॉर्ड भी हो गया वीडियो के अंदर, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने भी आ गई, और ज़ाहिर है कि सब ने उसमें देख लिया। आपने और मैंने उस वीडियो को भी शायद देख लिया होगा अभी तक अब में से अक्सर लोगों ने। और जिस मज़लूमियत के साथ उस बेचारे का सर जुदा किया गया और जो कुछ हुआ, अलबत्ता पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ऐसे हज़ारों लोग शहीद हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये एक इस वाक़े के अंदर कई चीज़ें बहुत यूनिक रहीं। इन्होंने लिखा है कि इनकी शहादत को इतना मनाना कि रहबर उनकी नमाज़ पढ़ाएँ, और मीडिया की इतनी कवरेज, क्या कोई ख़ास वजह है? ईरानी तो कई अरसे से दाइश के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। हाँ, बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ ख़ास वजह तो है। यानी अब ये कि मसलन क्या कोई सियासी वजह है? बज़ाहिर लग नहीं रहा कि सियासी वजह हो। तो इसका मतलब ये है कि बहरहाल कोई ना कोई मानवी वजह है पीछे, कोई ना कोई मानवी मामला है यहाँ पर। तो उसमें यह था कि ये जो शुहदा होते हैं, ये बाज़ औक़ात अजीब व गरीब ख्वाहिशात अपने अंदर रखते हैं, जिसको खुदा इनकी पाकीज़गी की वजह से कबूल कर लेता है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो शहीद है ये भी उन्हीं शुहदा में से है जिसने खुदा के सामने कुछ ख्वाहिशात रखी हैं, और उन ख्वाहिशात के लिए खुदा से बहुत गिड़गिड़ाया है, और खुदा से बड़ी इल्तिजाएँ की हैं, और काफ़ी मिन्नत न्याज नज़रें मान मान के अपनी वो ख्वाहिश खुदा से मनवाई है। और वो ख्वाहिश थी सर के जुदा होने की, और सैयदुश्शुहदा किसी मज़लूमियत में शहीद होने की। बज़ाहिर ये लगता है, बज़ाहिर लगता है कि मानवी मामला है, और शहादत का सब पर बड़ा अजीब असर हुआ है। शायद मीडिया करने पे मजबूर हो गया, इसको रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर हुआ। इसको ज़ाहिर है रहबर मुअज़्ज़म का इस तरह से कहना, हाज सुलेमान का उसके ऊपर बयान देना, ये सारी बातें, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसकी शहादत ने दिलों को अजीब तरीके से मुतासर किया है। तो ये सिवाय मानवियत के नहीं हो पाएगा, मीडिया के ज़रिए से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। बहरहाल परवरदिगार आलम की राह में कुछ लोग कुर्बानियाँ देते रहे हैं, उनकी कुर्बानियों से इंसानों के दिलों के ऊपर कुछ असर पड़ते हैं। मिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। कुछ लोग हैं जो कुर्बान हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे कायद शहीद के साथ हुआ, अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी के साथ, और दुनिया भर के अंदर शुहदा। खुदा इंशाअल्लाह हम सबको दीन मुबीन की राह में शहादत की सआदत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इन शहादतों के सदक़े में दीन मुबीन को खुदा इज़्ज़त और सरबुलंदी और ज़्यादा नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इन शहादतों ही के सदक़े में खुदा से दुआ करते हैं कि खुदाया रहबर मुअज़्ज़म को, इस्लामी माशरे के साले रहबरों को तूल उम्र मज़ीद तौफ़ीक़ात तहफ़्फ़ुज़ नसीब फरमा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन्होंने फरमाया रहबर मुअज़्ज़म ने 2025 तक इसराइल की तबाही का साल करार दिया है, इस हवाले से कुछ तफसील बताएँ। ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख़्याल में 2025 बहुत दूर की बात है, उससे बहुत पहले हो जाएगा। रहबर ने 2025 को साल नहीं करार दिया था, उन्होंने कहा था अगले 20 साल में तुम हो ही नहीं, ये नहीं कहा था कि 10 साल हो, तो ये जल्दी भी निपट सकता है। उन्होंने चूँकि 20 साल कहा था इसराइलियों ने कि हमने ईरान को 20 साल पीछे धकेल दिया है, तो उसके ऊपर रहबर मुअज़्ज़म ने कहा तुम 20 साल तुम हो ही नहीं, तो तुमने हमें कहाँ धकेल दिया। तो ये नहीं कहा था कि 20 साल बाद मरेगा, नहीं, जल्दी भी मर सकता है। मेरा अपना ही ख्याल है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी बाकी है, लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है इसराइल के पास 20 साल रहने का भी कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है इनके पास, नील है इनके पास। इन्होंने 20 साल से बहुत पहले ख़त्म होना है। अब तो रहबर मुअज़्ज़म भी कह चुके हैं, तो बहुत ही आसान हो गया काम, लेकिन इनके पास 20 साल का कोई चांस नहीं, उससे पहले ही ख़त्म हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। यानी आपके बच्चों ने इस उम्र पर आते आते कम से कम नहीं देखना है इसे। हमारे अगली नस्ल की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है इंशाअल्लाह, मुझे इसका यकीन है। इंसाफ़न अर्ज़ करूँ, अगर हम लोग तभी ज़िंदगी गुजार गए तो मुझे तो अपना भी यकीन है कि अगर हम लोग तभी ज़िंदगी गुजार देंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जाना चाहिए,
तो अगर तभी ज़िंदगी गुजार जाएँ तो मेरा अपने ख्याल है कि हमारा भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, दुनिया इससे जल्दी तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। हाउ डू यू सी स्पेन अटैक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स इन द रीजन? ये तो एक कंटिन्यूस इशू है जो आज हुआ। मसलन स्पेन के अंदर एक वैन आई, उसने लोगों के अंदर एकदम चला दी गाड़ी और 13 से ज़्यादा लोग मर गए या 13 के करीब। फिर एक और हमला हुआ जिसको पुलिस कह रही है कि हमने काउंटर कर लिया, पता नहीं हुआ नहीं हुआ। ये एक कंटिन्यूस फीचर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हुई हैं। लोगों के दिमाग के ऊपर इस्लाम का खौफ, इस्लाम का हवा। दूसरी बात ये थी कि ख़ुद इन लोगों ने कुछ चीज़ों को अपनी सियासत के तौर पर कबूल किया है। जब भी कोई मुल्क किसी सियासत को कबूल करता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बहरहाल उठाने पड़ते हैं। जब आप ये कबूल करते हैं कि हम टेररिज्म का साथ देंगे, टेररिज्म को पालेंगे, टेररिज्म को पढ़ाएंगे, तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो फिर ख़ुद भी उठाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, वो इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कुछ नुकसान भी उठा रहे हैं। तो ये सब चलेगा। इसराइल भी ऐसा ही है। इसराइल ने टेररिज्म किया है, इस टेररिज्म का कुछ नतीजा तो ख़ुद भी भुगतना पड़ेगा इसको। अब मिसाल के तौर पर एक बहुत सादा सी बात है, वो ये कि कैलकुलेट करते हैं कि इसराइल में कितने लोग आए परमानेंट रहने के लिए और कितने लोग गए परमानेंट बाहर रहने के लिए। इस वक्त आने की फिगर आधी है, जाने वाले डबल हैं। इसका मतलब है इसराइल के पास मामला ख़त्म है। आने वाली फिगर आधी है, जाने वाली फिगर उसके दुगनी है। इसराइल खाली होगा। 20-25 साल तो बहुत दूर की बात है, मेरा अपने ख्याल है। सऊदी हिमाकत के बाद उनकी करेंसी का क्या हाल हो सकता है जो अभी मुस्तहकम है? करेंसीज़ की वैल्यू बहुत डिसीविंग होती है, बहुत धोखेबाजी होती है। पाकिस्तान में नहीं देखते आप, जब चाहते हैं करेंसी को यूँ करते हैं, कभी कभी यूँ कर लेते हैं। करेंसीज़ का इशू नहीं है, करेंसीज़ को स्टेबल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं कोई इस टाइप का मॉनेटरी पॉलिसीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत क्लियर होते हैं। उसके ज़रिए से आप करेंसी की वैल्यू को रोक सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। सऊदी पागल हैं, वो इस मामले को अपनी नाक का मसला समझेंगे और वो इसको रोकेंगे। अलबत्ता उनकी ज़िंदगी मौत का मसला भी है, लेकिन ये कि कब तक। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कुछ इंसानों के काम ऐसे होते हैं जिनके नताइज नाकाबिले इज्तनाब होते हैं, इनएविटेबल, झेलने पड़ते हैं। ये सऊदी हिमाकत है, ये वो नहीं है जो आप ऐसे ही मुक़्तदा सदर को बुला लें, ये कर लें, वो कर लें, मामला निबट जाएगा। नहीं, अब पानी गुजर चुका है सर पे से, मेरा ख्याल है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिखा है, एनी कमेंट अबाउट IS इन्फ्लुएंस हेयर इन पाकिस्तान विच इज़ इंक्रीजिंग इन अफ़गानिस्तान? मेरा अपने ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं होंगी जो हम समझ रहे होंगे। मेरा अपने ख्याल है IS का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ रहा। मेरा अपने ख्याल है ये IS का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है लोग ग्रुप्स चेंज कर रहे हों, स्ट्रैटेजीज़ चेंज कर रहे हों, चूँकि बहरहाल एक ग्रुप हार रहा है। IS का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ना होता तो फतह के ज़माने में बढ़ना चाहिए था। अब कहाँ से बढ़ेगा? अब तो वो खुद हार रहे हैं। ये हो सकता है कि वो लोग वहाँ से निकल कर आएँ और उनको जो वहाँ तक लेके आए थे वो उनको लाकर अब अफगानिस्तान में बिठा दें या पाकिस्तान में बिठा दें। तो ये बात तो हो सकती है, लेकिन आप ये क्या उनका असर रसूख बढ़ रहा है? नहीं, अब असर रसूख बढ़ने की अब कहाँ कहानी है। अब तो मामला ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो जोग्राफिया तब्दील होगा, ये हो सकता है कि वो जो वहाँ पे थे वो डिप्लॉय कहीं और कर दिए जाएं, लेकिन असर बढ़े, ये मेरा अपने ख्याल में मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर ये भी कह सकता है कोई कि हाँ ठीक है, अगर वो डिप्लॉय हो गए पाकिस्तान के अंदर। मेरा अपने ख्याल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है इस वक्त। मेरा अपने ख्याल है कुछ टेररिस्ट को ये लोग संभाल के रखना चाहते हैं, चूँकि इनके अपने मसाइल हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के साथ, इसके उसके साथ, खुद अपने अंदर के मसाइल। लेकिन ये कहें कि मेन पॉलिसी इसके ऊपर है और अब IS को वहाँ से यहाँ लाएंगे, मेरा अपने ख्याल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में इस वक्त नहीं है। तो अगर ये मुसीबत आई भी तो अफ़गानिस्तान की तरफ तो शायद आ जाए, लेकिन यहाँ पे आने का इम्कान नहीं है। मेरा अपने ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। लिखा है कि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, जरदारी साहब की इन्वॉल्वमेंट, मेरा ये होता है, अगर वैसे तो इस क्वेश्चन पर कमेंट अभी शायद इतना मुनासिब ना हो, लेकिन ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जब कोई डिसीजन लेती है तो वो मुख्तलिफ एक्टर्स के ज़रिए से मुख्तलिफ रोल्स प्ले करवाती है
और वो मुख्तलिफ एक्टर्स को ये कह देती है तुम्हारी ये लिमिट, तुम्हारी ये लिमिट। अलबत्ता ऐसा नहीं होता कि बोल दे तुम ये करो तुम ये करो, सबके तरीक़े होते हैं, सबका एक तरीक़ेकार होता है, कैसे किसी को लिमिट समझाएं, कैसे किसी को लिमिट दें, कैसे किसी को टास्क दें। मसलन फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इस्टेब्लिशमेंट में एक टास्क रखते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ लोग हैं। तो बेज़ाहिर ये लगता है कि जरदारी साहब के पास कोई बहुत बड़ा टास्क इस दफ़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क ये होगा कि कुछ ना करो, खामोश बैठे रहो, ये होगा मेरा अपने ख्याल। ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता कि इनके पास कुछ होगा। कराची, मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ वरना फिर इसमें एक और कहानी शुरू हो जाएगी। लिखा है पाकिस्तान के आइडियल्स होने कौन चाहिए और पाकिस्तान किन को मानते हैं। इस पर लिखा है इस पर तबसरा करें। तबसरा नहीं करूँगा तो और करूँगा क्या भाई, इस पर तबसरा करें लिखने की क्या ज़रूरत है, इसके अलावा और मेरा कोई काम भी नहीं है यहाँ पर। तो पाकिस्तान के आइडियल्स कौन होने चाहिए, पाकिस्तानी किन को मानते हैं, यही तो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार ये है कि कोई किसी को ना माने, उनकी सारी स्ट्रेंथ इसी पर ही है। आप अपने अंदर देख लें, अब पता नहीं ये जुमला सही होता है या नहीं होता है, माज़रत के साथ जो लोग कहते हैं माज़रत के साथ ही है, लेकिन भाई अपने अंदर देखो, हम किसी को मानते हैं? हम शिया होने के नाते हम किसी को मान रहे हैं? यानी मेरा मतलब ये, आप फ़ौरन जिसका भी कोई ज़ाहिर है कोई बड़ा है तो कहेगा नहीं मौलाना आप उसको चैलेंज ना करें। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरी कौम किसी को मानती है क्या? नहीं, बटी हुई है इस वक्त, ये भी तरीका है। अच्छा अहले सुन्नत मानते हैं किसी एक को? नहीं, हमसे ज़्यादा बटे हुए हैं वो। ये तरीका यही है कि भाई आप हक पे जमा नहीं होंगे, अच्छा क्रिकेट मैच पे जमा हो जाएंगे, बातिल पे जमा कराओ। नहज बलागा में लिखा हुआ है कि जब ऐसा होगा तो कौम बातिल पे मुत्तहिद होगी और हक पे एक दूसरे से लड़ेंगे। ये लड़ेंगे एक दूसरे से, अच्छे काम के लिए लड़ेंगे, गलत काम के लिए साथ चलेंगे। ये नेचर हो जाती है। मसलन खोखले कामों के लिए एक दूसरे का साथ देंगे, बुनियादी कामों के लिए एक दूसरे से मुखालफत करेंगे। ये नेचर बन जाती है, बनाई जाती है, ये रोल डाला जाता है कौमों की नेचर के अंदर। क्योंकि जिसको मैंने अर्ज़ किया, जो जालिमाना निज़ाम होता है वो चलता ही धोखे के ऊपर है। धोखा नहीं हो तो लोग पकड़ लेंगे, फिर जुल्म कैसे चलेगा? तो उसमें तरीका ये है कि कोई किसी पे एतमाद ना करे। अब पाकिस्तानी इसी लॉक में फंस गए। अच्छा, अब जिनको रखा जाता है, यानी मिसाल के तौर पर ये काबिल इसको तो काट दो। अच्छा, अब जो नाकाबिल एतबार हैं उन पे तो वैसे किसी ने एतबार नहीं करना। मसलन आप करेंगे नवाज शरीफ साहब के ऊपर, पूरी कौम मिलके एतमाद करेगी, मुमकिन है उनकी पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन भाई सबके सामने केसेस हैं, सारी बातें, कौन एतमाद करेगा? अच्छा, जरदारी साहब के ऊपर पूरी कौम एतमाद करेगी, कैसे करेगी? कौन है यहाँ पर जिसके ऊपर करे? बात बिल्कुल सही, कैसे करे? लाया ही उनको जाता है जिन पर कोई एतमाद ना कर सके, मगर ये अंधा हो बेचारा, वरना क्यों करेगा? और ये भी गेम का हिस्सा होता है, ये भी गेम का हिस्सा होता है कि भाई किसी ऐसे बंदे को ऊपर ना आने दो जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके। उसके बाद गालियाँ बकते रहो कि सारी गलती पॉलिटिशियंस की है। जाहिर है इन बदबख्तों की तो गलती है ही, इस टाइप के रहेंगे तो होगी गलती, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हैं ये तो वो हैं जो तुमने आने दिए हैं, जो तुमने नहीं आने दिए वो उनकी क्या गलती थी? उसको कौन पूछेगा? उसे कौन पूछ सकता है? इतना सा है। अब ये इसी तरह रहता है। फिर हालिया यूरोप के अंदर दहशत गर्दी को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या मज़ीद दहशत गर्दी बढ़ेगी? मेरे ख्याल में बढ़ेगी। दो वजह से बढ़ेगी। एक तो ये कि यूरोप और अमेरिका का, मैंने कहा वेस्टर्न वर्ल्ड का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। इनका सिस्टम कोलैप्स कर रहा है तो इनके लोग कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे। आज जब लोग अपने हक के लिए खड़े होंगे तो उनको डाइवर्ट करने के लिए एक इशू चाहिए होगा। वो इशू इस्लामी दहशतगर्दी है। इस्लामी दहशतगर्दी के ज़रिए से ये उन यूरोपियंस और अमेरिकन के दिमागों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे जो मामले को समझ जाएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कभी भी उनके दिमागों को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। आप अमेरिका में चले जाइए, मेरे ख्याल में 365 दिनों में से कम भी 200 दिन तो वो मनाते हैं। फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फुटबॉल, ये वो, अलम गलम, क्यों इतना ज़्यादा? नंबर एक कमर्शलिज्म, कुछ बेचना है। ये गिलास कितनी दफ़ा बेचेगा? बेचारे के ऊपर कोई ऐड नहीं है। इसके ऊपर एक दफ़ा बाप लिखो, एक दफ़ा माँ लिखो, एक दफ़ा फुटबॉल बनाओ, इसके ऊपर बेसबॉल बनाओ, बेचते जाओ। एक कमर्शलिज्म। दूसरी बात यह कि लोगों को बिजी नहीं रखोगे तो लोग समझ जाएंगे क्या हो रहा है हमारे साथ, ड्रामा कर रहे हो हमारे साथ, तो बिजी रखना पड़ता है। तो ये दहशतगर्दी बढ़ेगी क्योंकि उनकी ज़रूरत है।
उनकी ज़रूरत है, और दूसरी बात है कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो बहरहाल सामने आएंगी। देखिए सऊदीया और कतर सरवाइव नहीं कर सकेंगे तो इसके बाद इसकी क्या सूरत बनेगी? इनके क्रश का असर पाकिस्तान पर भी आएगा। क्या प्रॉन्स क्या लिखा है भाई, ये समझ में नहीं आया। या तो उर्दू ही लिख लो या इंग्लिश ही लिख लो, लेकिन जब वो उर्दू और इंग्लिश साथ होता है तो फिर समझ में नहीं आता ये उर्दू वाला है या क्या होगा। तो बहरहाल वो मामला ख़राब, समझ में नहीं आया। मैंने अर्ज़ किया असर तो पड़ेगा, उसके बाद सूरत क्या होगी इतना बड़ा प्रेडिक्शन करने वाला मैं भी नहीं हूँ कि मैं ये बताऊँ कि उसके बाद क्या होगा। पहले तो कियोस आएगा, एक बात तो कन्फर्म है, वो ये कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे दिमाग के अंदर सीक्वेंस है, वो ये कि पहले ये डिज़ास्टर कोलैप्स पे जाएगा, कोलैप्स के बाद कियोस आएगा, कियोस के बाद खाना जंगी, खाना जंगी के बाद कौन जीता कौन हारा, ये वो है जो तय होगा। तो मेरा अपने ख्याल है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर मैदान में वो इसको फोर्सी कर रहे हैं कि ये गेम शुरू होने वाला है। तो मेरा अपने ख्याल है ये सब अपने अपने कामों को तैयार कर रहे होंगे कि जब ये गेम शुरू हो जाएगा तो हमने करना क्या है। और ज़ाहिर है कि इसमें ईरान भी तैयारी कर रहा होगा कि भाई ये गेम तो नज़र आ रहा है कि ये ड्रामा किसी भी टाइम पर होगा। आपको याद होगा एक अरब स्प्रिंग आया था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो आया था इसी काम के लिए कि जालिम हुकूमतें जाएंगी, अवामी हुकूमतें आएंगी, इसको रोकने के लिए लाया गया था कि ऐसा ना हो कि जो नेचुरली आना है वो स्प्रिंग आ जाए। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल अरब स्प्रिंग बीच में डाल दिया ताकि हमारी मर्ज़ी से जाएं और हमारी मर्ज़ी से आएँ, लेकिन अभी नेचुरल स्प्रिंग आना है। अब वो जब नेचुरल स्प्रिंग आएगा तो फिर कहीं जाकर वो आएगा जो पब्लिक लाना चाहेगी, जो वाक़ई कुछ पॉजिटिव हो। तो बाज़ जगह पॉजिटिव होगा, बाज़ औक़ात गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये सब कुछ चलेगा। देखिए अब हम भी फेंक रहे हैं ना, बकौल हमारे उस दोस्त के लंबी लंबी फेंक रहे हैं, देखें क्या होता है। लिखा है व्हाट इज़ द कोर इशू ऑफ ताफ्तान ईरान पाकिस्तान बॉर्डर। ये आजकल की सोशल मीडिया की ताकत है कि आप 6 मिनट का एक क्लिप रिकॉर्ड करके भेज दें, पूरी दुनिया आपको सुनाएगी। मेरा अपने ख्याल है मुझे भी कम से कम 25-30 दफ़ा तो लोगों की तरफ से आ जाइए होगा, कम से कम भी हर ग्रुप में आया, ये हुआ वो, 25-30 भी कम कह रहा हूँ। अच्छा ये जो इशू है वो क्या है, कह सकते हैं एक तो ये कि थ्रेट है, जो एक्सक्यूज़ है हमारे पास कि मतलब वहाँ पे एक थ्रेट है, उससे बढ़कर एक मुसीबत है मिसमैनेजमेंट। एक हमारे पास थ्रेट है कि वहाँ पे ये सारे टेररिस्ट जमा हुए हुए हैं जिनको एंटी ईरान फोर्सेस जमा करके बिठाए हुए हैं, जिनमें ये हमारे अरब मुल्क शामिल हैं, और मैं नाम कई दफ़ा ले चुका हूँ, आज नहीं लूँगा, ट्रैवलिंग करनी है मुझे। तो उसमें ये था कि वो ला के यहाँ पे बिठाए हुए हैं। अब वो उन्होंने यहाँ पे क्यों बिठाए हुए हैं, उनको ईरान से गड़बड़ करनी है। इसी में अमेरिकन निज़ाम भी शामिल हुआ है कि उसको बहरहाल गवादर को इतनी ज़्यादा फ्लॉरिश होता नहीं देखना है। तो इसमें कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल दुश्मनी दे रही हैं, राइवलरी दे रही हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों के ऊपर हमला भी करते हैं। तो अब यहाँ पे एक रियल थ्रेट है जो इन लोगों की तरफ से है, जिसमें शायद इस्टेब्लिशमेंट का इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मिसमैनेजमेंट है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जो हमारी एक तभी मिसमैनेजमेंट, कामों को ना संभालना, फिर बहानेबाजी करना और ये सब करना। एक तीसरी मिसमैनेजमेंट है जो हमारे ऑपरेटर्स की तरफ से है, टूर ऑपरेटर्स की तरफ से, जो ज़ायरीन के ग्रुप्स लेके जाने वाले उनकी तरफ से एक मिसमैनेजमेंट है। और इन तीनों की सज़ा किसको उठानी पड़ गई? उन बेचारे लोगों को 2500, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 4500, नहीं मालूम कितने हज़ार लोग, बहरहाल उनको ये मुसीबत उठानी पड़ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ जो चाहिए वो कोऑर्डिनेशन है कि भाई कोई कोऑर्डिनेशन हो जिसके अंदर ये पता हो कि भाई ये होना क्या है। मसलन जो लोग कह रहे हैं, जो अपनी मिसमैनेजमेंट को छुपा रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये बता दें कि कॉन्वॉय कब आएगा और कब जाएगा तो फिर तो ये तो डिस्क्लोज़ हो गया, फिर तो अटैक के लिए तैयार हैं। सवाल ये कि तुम अपने मुल्क के अंदर इतने कमज़ोर क्यों हो? तुम्हारी रिट कहाँ पर है? तुम इतनी चौधरी बने हुए हो तो तुम्हें कम से कम अपने मुल्क की रोड्स को तो बचा लेना चाहिए। इसी रोड के ऊपर क्यों इतनी मुसीबत है? इसका मतलब ये कि मिसमैनेजमेंट के साथ बहरहाल कुछ इनके अपने
मकासद भी हैं, कुछ अपने मसाइल भी हैं इनके अंदर। तो ये सब चीज़ें जमा होकर उन बेचारे लोगों को मुसीबत में डालती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वही जल्दबाजी भी है लोगों की, फिर वही तरीक़ेकार बदएतिमादी कि जनाब जैसे ही वो क्लिप आया सब ने सबको गालियाँ बकना शुरू कर दी, सब ने सबको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भाई अगर वीकनेस है तो क्या आज जाहिर हुई है? ये वीकनेस तो बहुत पहले से है। अगर कोई कहे क़यादत कहाँ है, लीडरशिप कहाँ है, ये आज गायब हुई है क्या? मसलन अगर खुदा न करे कोई ये कह रहा है कि ये गलत है, लीडरशिप की तरफ से गलती है, तो ये तो बहुत पुरानी है। अगर है ये बहुत पुरानी, अब क्यों चीख रहे हो इसके ऊपर? अच्छा, मसला क्या है? अब वो लोग वापस आ जाएंगे, अब मसले हल हो गए सारे, अब सब खामोश होकर बैठ जाएंगे। कोई प्लान करेगा कि क्या होना है? नहीं। जितने गालियां देने वाले थे अब उनके मुंह बंद हो जाएंगे थोड़े दिन के लिए। कब तक के लिए? अगले इशू तक के लिए। और अगला इशू आएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर गालियां बकेंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर थोड़े दिन के बाद खामोश होकर बैठ जाएंगे जब वो मसला हल हो जाएगा। भाई इस तरह कोई मसला हल नहीं होता है। आपको और मुझे कुछ प्लान करना पड़ता है, हमें और आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, हमें और आपको सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह से थोड़ी होता है आप एक व्हाट्सएप के ऊपर एक जंजाल तूफान बर्पा कर दो, इनकलाब आ गया और थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म। इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारी एनर्जी ज़ाया होती हैं। इस तरह नहीं कह रहा कि उन बेचारों के साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन ये गालम गलूच करना है, इल्ज़ाम तराशी करना है, एक दूसरे को बुरा भला कहना है, इससे क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ ये ज़ाहिर हुआ कौम को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, कौम को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को देखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये नहीं कह रहा कि हिस्से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, हिस्से हमदर्दी होनी चाहिए। उन बेचारों के साथ बहुत मुसीबत थी तो वहाँ पे एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। मैं ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अब पता नहीं मैं अंदाज़ा सही है गलत। भाई अगर इतना ही दर्द है ना हमें, तो हम अहले बैत के चाहने वाले जिनके ज़ायरीन ने वहाँ से अल्टीमेटली गुजरना ही गुजरना है, तो ताफ्तान में कोई इस्टेब्लिशमेंट बना लेते हैं, कोई अच्छी सी जगह बना लो जहाँ मिसाल के तौर पर अगर हमारे 1000-2000 बंदे फंस गए, कम से कम सर छुपाने को तो जगह मिले उन्हें, कोई खाने पीने का तो कोई बंदोबस्त हो। अच्छा, इसको बनाना कोई नामुमकिन काम है क्या? लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन हम लोगों की आदत में नहीं है। हम लोगों के पास आदत है टेम्परेरी बॉयल होना। अब जनाब वो जितने लोग गालियाँ दे रहे थे, वो बॉयल हो रहे थे कौम के लिए, पता नहीं क्या सीना कूट रहे थे, वो सब गायब हो जाएंगे। यार आओ परमानेंट सोल्यूशन निकालो ना, बनाओ ताफ्तान के ऊपर कुछ चीज़ बनाओ, जाके गवर्नमेंट से लड़ो कि हमें यहाँ ही बनाना है। अच्छा, गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास पैसा नहीं है, कंगलेपन, उनको अपने काम होते सारे पैसे आ जाते हैं, और हमारे मामले में कहेंगे पैसा नहीं, चलो हम पैसा भी देंगे लेकिन हम खुद बनाएंगे। लेकिन इतना कोई परमानेंट सोचता नहीं है हमारे यहाँ। वही जो टेम्पररी एक बॉयल होना और मामला फिर ख़त्म, ये इससे फ़ायदा कम होता है और हिम्मतें बाज़ों का टूट जाती हैं। इससे बहुत बुरा असर ये होता है। लिखा पाकिस्तान में दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप यकीनन थक गए होंगे और आपकी थकावट को दूर करने का मेरे पास चाय पिलाना ज़रिया नहीं है, मैं आपको चाय नहीं पिला पाऊँगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा फिर दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत अच्छा सवाल है। और ये इस गुफ्तगू के बाद जो मैंने आखिरी की उससे बहुत लग भी रहा है। पाकिस्तान में ज़ाहिरन अमन के हालात हैं, अमन में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? हाँ देखो, अब वो कारवान वापस आ गए ना, अब जिम्मेदारी है जाओ ताफ्तान में कुछ बनाओ, इससे पहले कि अगला ड्रामा शुरू हो। लेकिन ये कोई नहीं कर रहा है, इंशाअल्लाह कर रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। सही अमन आया ना कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, पाकिस्तान में निस्बतन अमन है। तो भाई ये सोचो कौन कौन से इदारे मुश्किल वक्त को निपटाने के लिए अभी बना लेने चाहिए, कौन कौन से लंबी मुद्दत के काम थे जो नहीं हो पाते हैं एमरजेंसीज़ के अंदर, वो होते ही इस टाइम के अंदर हैं। लेकिन काम कब आते हैं? जब इमरजेंसी होती है। एमरजेंसी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। एमरजेंसी में शॉर्ट टर्म इश्यूज़ को इतना ज़्यादा दिमाग के ऊपर इंसान देखता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकता। ये टाइम होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, ये टाइम होता है डिज़ास्टर को अवॉइड करने के लिए प्लानिंग करने का। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जब फ्लड आता है तो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल एक्टिव हो जाता है। ओ भाई तुमको पहले एक्टिव होना था, अब तुम कहाँ एक्टिव हो रहे हो? अब तो तुम सिर्फ मीडिया कवरेज दोगे और कुछ नहीं करोगे। अगर हमें वाकई कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी है, इस वक्त टाइम है हमारे पास। अब मुझे नहीं मालूम कितना टाइम बाकी है, लेकिन बहरहाल टाइम अब है। मिसाल के तौर पर बनाओ वो इदारे बनाओ कि जिनकी हमें ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर तीन कौम के लिए तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आता है।
एक बात है जनाब आपकी कल्चर, आप अपनी कल्चर को कैसे बचाएंगे। कल्चर चली जाए तो कौम बाकी नहीं बचती, फिर हर किस्म की गलतियाँ उस कौम से होती हैं जिसके हाथ में कल्चर नहीं है। अब ज़ाहिर है कि कल्चर का जो एक हिस्सा है वो उसके अंदर एजुकेशन है कि भाई आप अपनी एजुकेशन कैसे बनाएंगे, और एजुकेशन बहुत बड़ी टर्म में देखनी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ MS और डॉक्टरेट नहीं है, एजुकेशन में ये दीन भी शामिल है। مثلا ये जो मैं और आप काम कर रहे हैं ये भी एजुकेशन का हिस्सा है। कल्चर इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसके ऊपर क्या क्या प्लान है हमारा। नंबर 2, मिसाल के तौर पर हमारे पास फाइनेंस, आप फाइनेंस को कैसे देखेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे इदारे कब तक चंदों पे चलेंगे, ये मेरे दिमाग में कील की तरह चुभता रहता है। कब तक चंदों पे चलेंगे हम लोग। कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें कि हमारे इदारे चंदों से बाहर आएँ किसी तरीके से। ठीक है, चंदा, कलेक्शन, डोनेशन, मूवमेंट, ये एक दफ़ा सही है। अब मिसाल के तौर पर यूरोप के अंदर हमारे कुछ चैनल्स हैं, जब देखो चंदा मांग रहे हैं, हर वक्त नीचे कोई चंदे की रिक्वेस्ट चल रही है। अरे यार, दिस इज़ टू मच। अपनी एक कोई इज्जत भी होती है, एक वक़ार होता है, एक डिग्निटी होती है। कोई प्लानिंग करो कि चंदे के दामन से बाहर आओ। कब तक लोगों से डोनेशन मांग मांग के जिंदा रहेंगे। इससे तो असल पब्लिक का मोरल ख़त्म हो जाता है कि यार वो देख रहे हैं भाई वो फला चैनल है, हर वक्त मांगता रहता है, हर वक्त मांगता रहता है। चैनल को तो मैंने ऐसे ही नाम ले लिया, मौलवी भी ले लो, मदरसा भी ले लो, कारखाना भी ले लो, जो भी ले लो, हर वक्त खड़ा रहेगा, मांगे रहेगा, उसकी इज्जत कहाँ रहेगी। तो भाई कोई प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि यार ये इदारे क्या हमेशा ऐसे ही मांगे में चलने हैं। चलो मांगना एक दफ़ा मांगो, जान छोड़ो, फिर जाओ अपने पाँव पे खड़ा करो, प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ें करो। मेरे ख्याल में मैं इसको बहुत दफ़ा दोहरा चुका हूँ। प्रोजेक्ट 2-3 किस्म के होते हैं। एक वो प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर दीन कहता है लगाओ, पैसा नहीं मिलेगा लेकिन लगाना पड़ेगा, जैसे यतीम खाना। अलबत्ता मैं यतीम खाने के लफ्ज़ को अच्छा नहीं समझता। भाई यतीम हैं, ज़ईफ़ हैं, बेसरपरस्त हैं, उनकी सरपरस्ती माशरे ने करनी है नहीं करनी है। दीन भी कहता है, उर्फ भी कहता है, अक़ल भी कहती है करनी है। तो ये फ़ौरन पैसा मिलेगा इससे? नहीं, फ़ौरन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा। 25 साल का जब होगा तो ये अपने जाएगा, कौम के लिए कमाएगा, अपने लिए कमाएगा, जो कुछ भी करे। अभी कुछ नहीं मिलेगा। दीन क्या कहता है? कहता है लगाओ, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, तुम्हें खुदा का वास्ता यतीमों को खाली मत छोड़ना। खुदा कहता है लगाओ इसके अंदर। ये एक प्रोजेक्ट हो गया। एक प्रोजेक्ट वो होता है जो शुरू में लगवाता है, बाद में अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है, वो चला लेता है। शायद उसका इन्वेस्टमेंट का ब्रेक इवन नहीं आता या बहुत देर में आता है, लेकिन बहरहाल रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो डोनेशन का मोहताज नहीं होता। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, स्कूल का प्रोजेक्ट साल 2 साल चलता है, डेफिसिट होता है, मुसीबत होती है, ब्रेक इवन नहीं मिलता रनिंग एक्सपेंसेस का। साल 2 साल के बाद रनिंग एक्सपेंसेस का ब्रेक इवन मिल जाता है। बहुत अच्छा चला तो वो कुछ सालों के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका भी शायद आपको रिटर्न दे देगा, ब्रेक इवन कर लेगा और कमाना शुरू कर देगा। ये दूसरा टाइप का प्रोजेक्ट। एक तीसरा टाइप का प्रोजेक्ट होता है जिसका काम ही यही होता है कि वो बाकी 2 को चलाए। काम ही यही होता है। ये लगाए इसीलिए जाते हैं कि ये चलेंगे, कमाएंगे, उससे बाकी 2 प्रोजेक्ट चलेंगे। हमारी कौम की खोपड़ी में तीसरा वाला नहीं है। हमारे पास पहला वाला अटका हुआ है, हर वक्त मांग के चलाएंगे। अरे भाई इस तरह नहीं चल सकती हैं। ये जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, ये बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पैसे कमाने का वेन्यू है, फीसेस से इतना कमा लेते हैं, पब्लिकेशन से इतना कमा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं है। जितने बड़े बड़े नाम मैंने और आपने सुने, ऑक्सफोर्ड, येल, हार्वर्ड और MIT और पता नहीं स्टैनफोर्ड वगैरह, ये सब ऐसे फीसेस पे नहीं चल रहे हैं। ये इनके पीछे ह्यूज एंडोमेंट फंड्स हैं, पैसे हैं जो इनको एक दफ़ा मिला है, उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया है, उसके रिटर्न से यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। स्टैनफोर्ड का एंडोमेंट फंड $6 बिलियन है। $6 बिलियन, कैन यू इमेजिन कितनी रकम है ये। अगर ये किसी भी बिजनेस के अंदर लगा, फॉर एग्जांपल 10% इसको रिटर्न आ रहा हो, $600 मिलियन बनता है पर एनम इसकी जेब में आ रहा है, फीसेस के अलावा, बाकी चीज़ों के अलावा जिससे कमा रहा होगा। तो भाई ये इदारे इस तरह से चलने हैं, इदारे डोनेशन से नहीं चलने हैं। तो हमें अपने अमन के ज़माने में अपने इदारों के ऊपर गौर करना चाहिए, अपने इदारों को बनाएं और प्लानिंग के साथ बनाएं कि इनको हमने पाँव पे खड़ा कैसे करना है। हम और आप मर जाएंगे। एक आदमी, एक तो मुसीबत एक और, हमारे यहाँ 1 मैन शो चल रहा होता है। 1 मैन शो चल रहा है, वो बंदा मरता है, उसका बेटा अहल नहीं होता, उसके बच्चे अहल नहीं होते, इदारा गायब। अच्छा टीम बना के चलो तो मुसीबत क्या है, 4-5वें साल में टीम में फूट पड़ेगी, वो इसको निकालेगा, वो इसको निकालेगा, इदारा वैसे ही बैठ जाएगा। मिजाज बनाना पड़ेगा हमें कि भाई मैं 1 मैन शो को अप्रिशिएट नहीं करूँगा,
काम टीम वर्क से होना चाहिए, लेकिन टीम वर्क के अंदर फिर ये टीम वर्क की मेंटालिटी भी होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना है। उसके बहुत सारे कायदे कानून। माज़रत के साथ मैंने आपका बड़ा वक्त लिया, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्होंने लिखा कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी शियाज इन करंट सिस्टम ऑफ विलायत एंड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही है, जब हम उनसे कुछ क्रेडिबिलिटी ले रहे हैं तो हमें उनके लिए कुछ करना भी चाहिए। कम से कम काम ये करें भाई, अपनी वीकनेस का कुछ इलाज करें। हम अपनी वीकनेस को दूसरों के ऊपर बोझ बनाना चाहते हैं, ये सब बात सही नहीं है। हम अपनी वीकनेस दिखाएं कि दूसरे हमारा साथ दें और हमारी वीकनेस को पूरा करें, ये कभी नहीं होगा। वो जो जुमला कहते हैं फ़ारसी में भी है कि कोई दाया माँ से ज़्यादा मेहरबान नहीं हो सकती है। ये माशाल्लाह हमारा साथ देते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा तो हम उनका साथ दें, ना कि उनसे हम साथ तलब करते रहें कि वो हमारा साथ दें। कौमों के पास सिर्फ एक रास्ता है, अपने पाँव पे खड़े हो, फिर उसके बाद आलमी तहरीक का हिस्सा बनो। रेजिस्टेंस का जो मसला आपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का, उसका साथ दो, ये सारे काम करो, लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अपने पाँव पे खड़े होने का मतलब अपने अंदर एतमाद, अपने अंदर रिसोर्सेज, अपने अंदर ऐसे इंसानों की तरबियत की सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। और प्रोजेक्ट्स के अंदर इंसानों की तरबियत के प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर तरबियत सबसे अहम है। तालीम सिर्फ डिग्रीज़ नहीं हो सकती, तालीम इंसानों को इंसान बनाना होना चाहिए, जैसे कि खुदा ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने कहा कुछ तबसरा करें। अब मेरे ख्याल में वक्त बिल्कुल नहीं है, हम एक दो मसाइल के ऊपर ख़त्म करते हैं। पिछले दिनों कतरी गवर्नमेंट ने दीगर ममालिक के लोगों को नेशनैलिटी देने का ऐलान किया था। क्या इस इक़दाम से कतर को कोई फ़ायदा होगा? अब फ़ायदा हो या ना हो, करना तो कुछ पड़ेगा ना। अपनी पब्लिक को भी तो कहना है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अब आप ख़ुद सोचिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसे में आपसे कह रहा हूँ, आप ख़ुद फैसला कर लेंगे। मतलब फ़र्ज़ कर लीजिए आपकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है सोलजा बाज़ार में। सोलजा बाज़ार में तो दड़बा भी करोड़ों का मिलता है आजकल, बस आपको पता ही है। तो मसलन फ़र्ज़ करें आपकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत फ़र्ज़ कर लेते हैं 5 करोड़ रुपए। आपने आपसे कहता हूँ ऐसा करो, सोलजा बाज़ार में प्रॉपर्टी बेच के कतर में विला ख़रीद लो। इन हालात में आप करेंगे ये? कोई क्यों करेगा? कहेगा भाई कतर का पता नहीं है अभी इसके साथ होने क्या वाला है, मैं यहाँ से भी जाऊँगा वहाँ से भी जाऊँगा, इसका नहीं पता। ये आज कह रहे हैं नेशनलिटी दे, तो कल आगे एक और गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी भाई वो जिसको हमने दी थी वो कैंसिल कर रहे हैं। पता नहीं कितनी दफ़ा कर चुके हैं ड्रामे। तो ये जब एक कौम अनस्टेबल हो जाती है, फिर तो वो अरबी में एक मुहावरा कहते हैं वो जो गार खो रहा होता है, पानी में डूब रहा होता है, वो तो घास पे भी हाथ मारता है कि घास को भी पकड़ लो, लेकिन घास हाथ में आ भी तो क्या फ़ायदा होता है। तो ये कतर ये बेचारा भी कुछ करेगा है, आगे पीछे हाथ पाँव मार रहा है, लेकिन जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा अर्से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मगर ये कि एक बात है, मगर ये कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहे कि हमने इसको बचाना है, फिर बचेगा। अगर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने ये तय कर लिया कि हमने इसको बचाना है, कैसे? जैसे उन्होंने कहा था हमने सीरिया को बचाना है, तो बचा लिया था। तो अगर वो एक्सिस ने ये फैसला कर लिया कि हमने बचाना है, तो इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं बचा सकते। लेकिन ये मसला है कि वो क्यों ये फैसला करेंगे। 2012 में कतर में फीफा की तैयारी का सिलसिला है, 2020 में था मेरा ख्याल, 12 तो गुजर चुका भैया। 2020 में कतर में फीफा की तैयारी का सिलसिला, यानी फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप, जिसकी वो तैयारी कर रहा है, अरबों डॉलर लगा चुका है। इसका असर क्या होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा। मेरे ख्याल में न 2020 में कतर में फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा और न 2020 में अमारात में एग्जीबिशन होगी। मेरा अपने ख्याल है दोनों प्रोजेक्ट फ़ेल होंगे, मेरा अपने ख्याल है। अलबत्ता 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि देखेंगे फ़ेल हुए या पास हुए। कि मेरा अपने ख्याल है ये दोनों काम नहीं हो पाएंगे। सऊदी अरब सुना है कि अपना डेफिसिट कम करने के लिए गोल्ड माइनिंग शुरू कर रहा है। इसकी वजह से इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कर लो। क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गलत फ़ैसले, सियासी गलत फ़ैसले, अवाम की मुखालिफत, सारे के सारे चंद टन गोल्ड माइन से निकाल के हल हो जाते हैं? क्या इससे होते हैं? नहीं होते ऐसे। पाकिस्तान में अभी भी 200 से ज़्यादा सीट्स PMLN के पास हैं और लगता है कि अगला इलेक्शन भी वही जीतेंगे। तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? बेज़ाहिर आपके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप ख़ुद फ़र्क नहीं लाएंगे। आपको और मुझे अपनी दास्तान को गवर्नमेंट से निकल के सोचना पड़ेगा। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अल्लाहु अकबर,
95 तक, 1995 तक जो मुझे याद आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी 1945 में, 1995 तक हो गए 50 साल। 1995 तक 50 साल में इटली में 51 गवर्नमेंट्स, अगर मुझे सही याद आता है, तब्दील हो चुकी थी। इटली में 51 गवर्नमेंट्स 50 इयर्स में तब्दील हुई थी, लेकिन कंट्री चल रहा था, कंट्री चल रहा था। गरचे बहुत बुरे हालात हुए, अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन चल रहा था। असल में कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनको इसकी आदत करनी होती है कि हुकूमतें आती जाती रहेंगी, हमें अपना काम करना है। ये एक टाइप ऑफ रेजिलियंस होती है, मुकावमत होती है, जो कौमों को, ऐसी कौमों को बनानी पड़ती है जहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं होती। तो पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान टेक ऑफ के टाइम पर है, इकॉनमी के एतबार से अच्छे टाइम पर है। अगर पाकिस्तान को टेक ऑफ कंप्लीट करना है तो इसको अपने अंदर ये रेजिलियंस डालनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट्स आती रहेंगी और जाती रहेंगी, करप्शन होता रहेगा, उसके बावजूद मुल्क को तरक्की होनी है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अच्छा, लंबा हल तो यही है कि सियासी निज़ाम सही होना चाहिए, लंबा हल तो वही है। बहरहाल जनाब, बड़ा आपने सब्र दिखाया, बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ आपने बकौल हमारे दोस्तों की हमारी बातें सुनी। अब मैं तीसरी दफ़ा नहीं कहूँगा कि वो क्या कहते हैं मेरे लिए, तो बहरहाल आपने सब्र व तहम्मुल से सुना। और ये सारा काम हम क्यों करते हैं, 25 दफ़ा कह चुका हूँ, ये काम इसलिए नहीं करते कि मैं कहूँ आप मेरी ओपिनियन ले लें, नहीं, इसलिए नहीं है। ये इसलिए कि मैं आपसे कहूँ कि आपने मेरी ओपिनियन सुनी है, इसके ऊपर तनकीद करें, अब अपनी ओपिनियन खुद बनाएं। ये इसलिए नहीं है कि आप हमारी ओपिनियन सुने। भाई देखिए, हमने कौन सा, जैसे कहते हैं कि वो तीर मारना है, आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो कहीं नहीं मिल रही। तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हम भी एक काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जो ख्वाहिश होती है वो ये कि आप एक ओपिनियन देखें, ओपिनियन को बिल्ड कैसे किया जाता है उसको देखें। मैं इसीलिए बार बार ये बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप उसका एनालिसिस करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें, आप हमारी ओपिनियन को रिजेक्ट करें, आप अपनी कोई ओपिनियन इस्टेब्लिश करें अगर आप ज़रूरत समझ रहे हैं तो। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आप अपनी ओपिनियन इस्टेब्लिश करना सीखें, और इसके ज़रिए से फिर आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, फिर आप सही ओपिनियंस बनाएंगे, सही ओपिनियन से सही फैसले बनाएंगे। और मैंने अपना आइकॉन वो बनाया हुआ है, आइडेंटिटी पे भी लिखा हुआ है, वी आर नथिंग बट अवर डिसीशंस। हम लोग सिर्फ फैसले हैं, हम लोग फैसलों के सिवा कुछ नहीं है। ये फैसले हैं जो हमें बना रहे होते हैं। तो आपके फैसलों को सही होने के लिए आपकी आरा का सही होना ज़रूरी है, और आपकी आरा को सही होने के लिए, ओपिनियन सही होने के लिए आपके अंदर इंटरनल एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, ओपिनियन को फॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम का हदफ यही है। इंशाअल्लाह खुदा कामयाबी नसीब फरमाएगा। इंशाअल्लाह तमाम शुहदा की अरवाह की दर्जात की बुलंदी के लिए शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी और ये शहीद अज़ीज़ मोहसिन जो शहीद हुए अभी कुछ दिन पहले, और तमाम शुहदा के जो पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर शुहदा हैं, आपके हमारे मरहूमीन भी, उन तमाम के मकामात की बुलंदी के लिए एक सूरह फातिहा तिलावत फरमाइए।